हेलो एंड वेलकम टू माय HTML ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम इनपुट एंड सिलेक्ट एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे एट्रीब्यूट्स जो यहाँ मेंशन हैं वो इनपुट एलिमेंट्स के साथ यूज़ होते हैं एंड इनपुट एलिमेंट को अलग अलग तरीके की फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पर इनपुट एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को 3 अलग अलग स्लाइड्स में डिवाइड कर लिया है। ये 1, 2, 3, ये तीनों स्लाइड्स पे आपको जो एट्रीब्यूट के नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एट्रीब्यूट इनपुट एलिमेंट के साथ यूज़ होते हैं। एंड ऑल्सो मैंने इनपुट एलिमेंट के टाइप एट्रीब्यूट की वो वैल्यू भी मेंशन करी है जिसके साथ हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑटो कंप्लीट इज इक्वल्स टू ऑल लिखा हुआ, तो ये सारे टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल के साथ भी यूज़ हो सकता है। ये dir नेम है, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड टाइप इज इक्वल्स टू सर्च के साथ ही यूज़ होगा। एंड ये जो एक्सेप्ट है ये टाइप इज इक्वल्स टू फाइल के साथ ही यूज़ होगा। तो इससे आपको ईजी हो जाएगा कि हम किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को किस इनपुट टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम किस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के साथ हम इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये सारे एट्रीब्यूट्स हम इनपुट एलिमेंट के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है एंड मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को कमेंट आउट कर लिया है। जितने भी मेरे इनपुट एलिमेंट में एट्रीब्यूट यूज होते हैं उन सबको कमेंट आउट कर लिया है एंड उसके साथ ही मैंने ब्रैकेट में इनपुट के उस टाइप को भी मेंशन किया है जिसके साथ हम उस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। तो अब हम सबसे पहले फॉर्म एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर्म। एंड इस फॉर्म एलिमेंट में हम सबसे पहले जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है एक्सेप्ट, और वो किस टाइप के साथ यूज होता है, फाइल के साथ। तो मैं यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल देता हूँ और सबसे पहले मैं फाइल, सिंपल फाइल को मैं लेकर के उसकी फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ। यहाँ पर हम एक बटन और ले लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। तो हम फाइल को सेव कर लेते हैं एंड उसे रन करा लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पर ही हमारा गूगल क्रोम ओपन हो गया है एंड उसमें इनपुट टाइप फाइल के हेल्प से हमारे पास यहाँ पर एक चूज़ फाइल वाला ऑप्शन आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सिस्टम की एक फ़ाइल को चूज़ करने के लिए बोलेगा मुझे। तो मैं यहाँ से कोई भी फाइल चूज़ कर सकता हूँ एंड उस फाइल का नाम यहाँ आ जाएगा। अब एक्सेप्ट एट्रीब्यूट इस फाइल एट्रीब्यूट को क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एंड इनपुट टाइप फाइल में अभी मैं जिस तरीके से, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं जैसे इनपुट टाइप जब यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये जो पॉपअप विंडो ओपन होकर के आ रही है, इसमें यहाँ पर मेंशन हो रहा ऑल फाइल्स, मतलब ये सारी फाइल्स को दिखाएगा। अब जैसे मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर में इमेजेस को देखना था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। मैं इसके लिए एक्सेप्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करूँगा और यहाँ पर पास कर दूंगा एक्सेप्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन पास कर दूंगा जिस तरह की इमेजेस को मैं चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मेरे को .jpg इमेजेस को ही चूज़ करना है। मैंने यहाँ पर, अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड अब मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो अब मैं क्लिक करूँगा इस पर, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ .jpg इमेजेस का ही चॉइसेस आएगी यहाँ पर कि मैं सिर्फ और सिर्फ jpg इमेजेस को चूज़ कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करके ऑल फाइल्स भी देख सकता हूँ कि मेरे फोल्डर में और कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई हैं, a.mp3, main.js। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा एक्सेप्ट एट्रीब्यूट है वो इनपुट टाइप फाइल में क्या वर्क करता है। अब हम और चीज़ देख लेते हैं। जैसे मेरे को jpg की जगह .mp3 लेनी है, तो मैं .mp3 फाइल पास कर दूंगा, mp3, और मैं फिर फाइल को सेव करता हूँ। और अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर .mp3 हमें शो हो रही है। तो आप जिस तरीके का एक्सटेंशन इस एक्सेप्ट एट्रीब्यूट के अंदर पास कर देंगे तो जब फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका तो उसमें वही फाइल शो होगी जिसका एक्सटेंशन आपने यहाँ पर पास किया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वैल्यू।
वैल्यू एट्रीब्यूट हमारे हर एक इनपुट टाइप के साथ यूज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब टेक्स्ट में अभी मैं क्या देखता हूँ, अब मैं फाइल को सेव करूँगा तो यहाँ पर जो टेक्स्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाए तो इसके लिए मैं वैल्यू ले लूँगा। यहाँ पर वैल्यू मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ एंड मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। मैं चाहूँ तो इसमें कुछ और वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यू पास कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। हम फाइल को सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरी वैल्यू आ चुकी है। हम इसे इनपुट टाइप ईमेल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ तो ये ईमेल में भी शो होने लग जाएगा, बट ये एक वैलिड ईमेल नहीं है, इसलिए हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे ये अभी मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, अब मैं इसे सबमिट करूँगा तो यहाँ पर ये कह देगा प्लीज़ इंक्लूड इन @। मैं यहाँ पर इसे नंबर टाइप के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ, इनपुट टाइप नंबर। बट अगर मैं नंबर में करूँगा तो क्या होगा, आप पॉज करके वीडियो सोच सकते हैं और ये अज्यूम कर सकते हैं कि क्या आउटपुट आ सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर आउटपुट जो नंबर में आएगा इनपुट टाइप वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज मैंने आपको बताया था जब हमने इनपुट एलिमेंट के टाइप के बारे में पढ़ा था कि जो नंबर टाइप होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 10 पास कर देता हूँ और अब मैं फाइल को सेव करता हूँ तो ये वैल्यू उधर आ जाएगी और हम इसे इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब हम अपना इनपुट एलिमेंट का नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते कौन सा है, SRC। SRC के बारे में मैं बता चुका हूँ, जो कि इनपुट टाइप इमेज के साथ यूज़ होता है। जब मैं इनपुट टाइप इमेज ले लूँगा यहाँ पर और SRC पास करूँगा तो SRC में मुझे SRC एट्रीब्यूट में मुझे उस इमेज का पाथ पास करना पड़ेगा जो कि मैं बटन की तरह यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर a.jpg पास कर देता हूँ और इसकी विड्थ को सेट करने के लिए हमारे पास विड्थ एट्रीब्यूट होता है। तो विड्थ में मैं 100 दे देता हूँ एंड हाइट में दे देता हूँ मैं 40। अब हम फाइल को सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक बटन आ जाएगा इमेज के फॉर्म में। ये देखिए, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फॉर्म सबमिट भी होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट इनपुट एलिमेंट का एट्रीब्यूट आता है वो है हाइट। मैंने विड्थ और हाइट के बारे में बता दिया। इसके बाद आता है ऑल्ट। तो जिस तरह से ऑल्ट एट्रीब्यूट हम इमेज एलिमेंट में यूज़ करते हैं उसी तरीके से वो यहाँ पर भी यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट लिख करके पास कर देता हूँ वाटरफॉल इमेज, वाटरफॉल इमेज। अब अगर हम यहाँ पर एक्सटेंशन को मिस करते हैं, मैं ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में बता दूं कि ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ इसलिए होता है कि अगर हमारी इमेज बाई चांस नेटवर्क की वजह से शो नहीं हो पा रही है या फिर हमने कोई गलत पाथ पास कर दिया तो उसकी जगह हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो जाएगा हमारे ब्राउज़र की विंडो पे। मैं फाइल को सेव करता हूँ तो मुझे ये वाटरफॉल इमेज नाम का टेक्स्ट दिखने लग जाएगा बिकॉज मैंने यहाँ पर फाइल का पाथ गलत दे दिया है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को वाटरफॉल इमेज आ जाएगा, लेकिन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अगेन सबमिट होता रहेगा बिकॉज ये फंक्शनलिटी दे रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है साइज एट्रीब्यूट। तो साइज एट्रीब्यूट किसके साथ यूज होता है, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड और टेल। मैंने TEL के बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि TEL जो होता है, जिस तरह ईमेल एड्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए हम इनपुट टाइप ईमेल का यूज़ करते हैं, उस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर्स को एक्सेप्ट करे, इसलिए हम इनपुट टाइप टेल का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं ईमेल को ले लेता हूँ एंड इसमें साइज़ दिया हुआ था। तो साइज़ एट्रीब्यूट क्या करता है, अभी हमारा जो नॉर्मल इनपुट आ रहा है, अभी हम फाइल को सेव करके देखते हैं। जो हमारा नॉर्मल इनपुट आ रहा है उसकी विड्थ सिर्फ और सिर्फ इतनी है। मैं चाहता हूँ उसकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ जाए, उसमें कुछ पिक्सल्स और ऐड हो जाए। तो मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ, पास कर देता हूँ और मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो ये देखिए इसमें 30 पिक्सल्स और ऐड हो गया। अब मैं इसे और बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसे और भी बड़ा कर सकता हूँ। मैं 130 पास कर देता हूँ। तो देखिए काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसमें हम कुछ भी लिख भी सकते हैं।
हेलो वर्ल्ड एंड सबमिट भी कर सकते हैं। ओ तो देखिए, अब हम अपना नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं, जो कि है, मैं आप लोगों को एक एक टाइप के बारे में बता रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं सारे टाइप्स के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पर जो एट्रीब्यूट उस पर्टिकुलर टाइप में जिस तरह की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो बाकी टाइप्स के साथ भी वैसी फंक्शनलिटी इनपुट एलिमेंट को प्रोवाइड करेगा। अब हम ऑटो फोकस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऑटो फोकस क्या करता है, मैं यहाँ पर अभी बिना ऑटो फोकस के एलिमेंट को यूज़ करता हूँ, और जब मैं फाइल को सेव करूँगा तो यहाँ पर देखिए अभी ये फोकस नहीं आ रहा है, मतलब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए अब ये जाकर के फोकस हुआ है। लेकिन पहले जब मेरा ब्राउज़र लोड होकर के आया था तो ये फोकस्ड नहीं आया था। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली फोकस्ड आए, तो इसके लिए हम ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का यूज़ अपने इनपुट एलिमेंट में करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑटो फोकस पास कर देता हूँ, और अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो अब हम देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फोकस्ड आ रहा है। अगर मैं ऑटो फोकस को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और मैं फाइल को सेव करूंगा तो वो फोकस नहीं आएगा। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर मैंने ऑटो फोकस के साथ कोई भी वैल्यू नहीं ली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दो ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ट्रू एंड फॉल्स, एंड जो एट्रीब्यूट ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो बूलियन एट्रीब्यूट होता है। हमने अब टैग्स, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स वाली ट्यूटोरियल में देखा था कि जो हमारे HTML में एट्रीब्यूट्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, उनमें से एक बूलियन एट्रीब्यूट था। तो बूलियन एट्रीब्यूट की कैटेगरी का ये ऑटो फोकस एट्रीब्यूट है। अब हम अपना नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं, वो है चेक्ड। चेक्ड किसके साथ यूज होता है, रेडियो एंड चेक बॉक्स के साथ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रेडियो पास करता हूँ, रेडियो एंड चेक्ड। मैं पहले बिना चेक्ड के आपको दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है। मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी चेक नहीं आ रहा है, मतलब अभी जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरीके का आने लग जाएगा जब हम चेक करेंगे। तो अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं यहाँ पर चेक्ड पास कर देता हूँ, और अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली चेक्ड आने लग गया। यही सेम चीज़ ये चेक बॉक्स के साथ करता है। मैं चेक बॉक्स पास करता हूँ, और चेक बॉक्स में भी अभी चेक हटा देते हैं हम। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये भी अनचेक्ड आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर चेक्ड लिख देंगे और अगेन फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स चेक्ड आने लग जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है dir नेम। dir नेम एट्रीब्यूट को सीखने से पहले हम नेम एट्रीब्यूट के बारे में सीखते हैं। इनपुट में जो होता है नेम, तो नेम एट्रीब्यूट के बारे में मैंने बताया कि नेम एट्रीब्यूट किसी भी इनपुट टाइप के डेटा को उठाने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर मैंने टेक्स्ट पास कर दिया, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसे मैंने सेव किया। एंड नेम में मैं यूज़र डिफाइंड कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। जैसे मेरे को फर्स्ट नेम यहाँ से चाहिए था, मैंने एफ नेम पास कर लिया, एंड मैं फाइल को अगेन सेव करता हूँ। और अब मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, और जब मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल करता हूँ तो उसके बाद जब मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एफ नेम, जो मैंने अपने नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू पास करी थी, इज़ इक्वल्स टू रोहित आ रहा है। और यहाँ पर प्लस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो जो हमारा स्पेस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो चीज़ यहाँ पर आ रही है इसके बारे में तो जब हम बैकएंड लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। अभी बस मैं जस्ट बता देता हूँ कि dir नेम क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। तो आपने नेम एट्रीब्यूट में देखा कि जो भी मैंने डेटा यूज़ किया वो यहाँ पर हमारे पास URL में आ गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गेट मेथड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो फॉर्म गेट मेथड के थ्रू सबमिट होता है, एंड गेट मेथड में जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा जो डेटा होगा जिसमें हमारा नेम एट्रीब्यूट लिखा हुआ होगा, जिसमें हमारा नेम एट्रीब्यूट लगा होगा, तो वो हमें ब्राउज़र के URL में उसका डेटा दिख जाएगा। जैसे एक मैंने एट्रीब्यूट ले लिया टेक्स्ट, और एक इनपुट टाइप और ले लेता हूँ मैं टेक्स्ट। अब यहाँ पर मेरे पास दो आ गए हैं टेक्स्ट बॉक्स, मैं ब्रेक दे देता हूँ, हम फाइल को सेव कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स आ गए, एक ये रहा एक ये रहा। अब इसमें और मैं दे देता हूँ हमारा जो पहले वाला है, ये ध्यान से देख लीजिए, जो पहले वाला है उसमें नेम एट्रीब्यूट लगा हुआ है और जो दूसरा वाला है उसमें नेम एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें नेम एट्रीब्यूट लगा हुआ है उसका डेटा हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ शुभम, एंड यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। अब मैं फॉर्म को अगर सबमिट करूँगा तो यहाँ पर देखिए जिस फील्ड में, इस वाले फील्ड में हमारा नेम एट्रीब्यूट लिखा हुआ था और जब ये सबमिट हुआ फॉर्म तो उसी फील्ड की वैल्यू हमारे फॉर्म से फैच की गई, मतलब उठाई गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसी फील्ड में हमारा नेम एट्रीब्यूट लगा हुआ था, इस फील्ड में नहीं लगा हुआ था। तो अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेम एट्रीब्यूट क्या करता है। पर नेम एट्रीब्यूट के बारे में ज़्यादा हम जब बैकएंड लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे PHP हो गई, तो तब हम जानेंगे कि नेम एट्रीब्यूट से किस तरह से डेटा उठा करके डेटाबेस में सेव करवाते हैं हम। तो अब dir नेम क्या करता है? dir नेम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dir नेम, ये हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन बताता है। जिस तरह से हमने यहाँ पर नेम में कुछ भी पास किया था, हम यहाँ पर भी कुछ पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पास करता हूँ डायरेक्शन। अब मैं फाइल को सेव कराता हूँ। तो अब मैं इस टेक्स्ट में जब लिखूँगा हेलो वर्ल्ड और मैं फॉर्म को जब मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास हेलो प्लस वर्ल्ड आ रहा है। प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस था और स्पेस कन्वर्ट होकर के प्लस में कन्वर्ट हो गया। और जो हमारे पास डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है LTR, मतलब लेफ़्ट टू राइट। तो हमारा जो टेक्स्ट अभी बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स में टाइप होकर के आ रहा है वो आ रहा है लेफ़्ट टू राइट। यहाँ से यहाँ पर जा रहा है ना, लेफ़्ट टू राइट में। अगर हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम dir एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। dir, इसमें एक ऑटो होती है वैल्यू, एक LTR होती है जो कि अभी हमने देखी, और एक होती है RTL, मतलब राइट टू लेफ्ट। अभी ज़रा मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट पास करूँगा तो वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। और अब जब मैं सबमिट करूँगा तो इसकी डायरेक्शन भी RTL आ जाएगी। तो dir नेम एट्रीब्यूट का यही काम होता है कि जिस टेक्स्ट, तो dir नेम एट्रीब्यूट का यही काम होता है कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट जिस साइड से टाइप होकर के आ रहा है उसकी डायरेक्शन को हमारे URL में हमारे डेटा के साथ दिखा देगा वो। अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड मोस्टली सारे इनपुट टाइप्स के साथ यूज होता है और ये हमारे उस पर्टिकुलर इनपुट टाइप को डिसेबल कर देगा, मतलब वो वर्किंग में नहीं रह जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया डिसेबल्ड और एक मैंने इनपुट बॉक्स और ले लिया और उसमें कोई भी डिसेबल नहीं लिखा है मैंने। तो हमने अपने पहले इनपुट में जो पहला टेक्स्ट बॉक्स आएगा मेरा उसे डिसेबल कर रखा है। अब जब मैं अपना आउटपुट देखूंगा तो मेरा पहला जो इनपुट बॉक्स आएगा उसमें मैं कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, वो डिसेबल है। और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो डिसेबल एट्रीब्यूट किसी भी इनपुट, पर्टिकुलर इनपुट टाइप को डिसेबल कर देता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है वो है लिस्ट। तो इनपुट टाइप लिस्ट के बारे में तो हम आगे आने वाली ट्यूटोरियल में जानेंगे, पर मैं अभी आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हम यहाँ पर लिस्ट लेते हैं एंड हम एक डेटा लिस्ट एट्रीब्यूट और लेते हैं, सॉरी डेटा लिस्ट एलिमेंट और लेते हैं। डेटा लिस्ट एलिमेंट में हम ऑप्शन पास करते हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो अब लिस्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? लिस्ट एट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू दे देते हैं। जैसे अभी हम नेम एट्रीब्यूट में दे रहे थे, मान लीजिए मैंने ये लैंग्वेजेस की लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक लैंग्वेज पास कर देता हूँ, लैंग्वेज। तो ये इनपुट फील्ड क्या करेगा, हमें अपने इनपुट फील्ड में वो पर्टिकुलर लिस्ट प्रोवाइड कर देगा जो हम इसे लिंक करा करके देंगे। अभी यहाँ पर मैंने क्या है, लिस्ट लैंग्वेज लिखी हुई है। अब मुझे अगर इसे लिस्ट करवाना है तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम डेटा लिस्ट में एक ID पास कर देंगे और उसमें लैंग्वेज लिख देंगे। तो अब इस इनपुट फील्ड में हमारे पास जो सजेस्टेड ऑप्शन आएंगे, जिस तरह से हमारे सिलेक्ट हमने एलिमेंट जब सीखा था तो उसमें एक ड्रॉप डाउन ओपन होकर के आ रही थी, उसी तरीके से इसमें भी एक ड्रॉप डाउन हो जाएगी। लेकिन उसमें जो हम सिलेक्ट एलिमेंट पहले यूज़ करते थे उसमें सर्च नहीं कर सकते थे,
बट इसमें हम सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ। अभी हमारे पास इस तरीके से आ गया है। तो सिलेक्ट में भी इसी तरीके से आ रहा था और हम जब क्लिक कर रहे थे तो हमारे पास ओपन होकर के आ रहा था ऑप्शंस। बट हमारे पास सिलेक्ट में जो वैल्यू थी वो नहीं डिस्प्ले हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है। एंड दूसरा, ये इनपुट बॉक्स हमें सर्चिंग की फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे मैं यहाँ पर सी सर्च करूँगा तो सी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। बट इस एट्रीब्यूट के बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि ये एट्रीब्यूट किस तरह से डेटा लिस्ट एलिमेंट के साथ एक लिस्ट हमें बनाकर देता है। अब हम अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं, जो कि है मैक्स। मैक्स क्या करता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैक्स क्या करता है, टाइप नंबर के साथ यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर नंबर पास कर देता हूँ एंड एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं सबमिट वाला, सॉरी इनपुट बटन ले लेते हैं सबमिट वाला, एंड इसमें कोई वैल्यू अभी पास नहीं करते। अब ये जो मैक्स है, अब हम इसका यूज़ करते हैं। मैं पहले ऐसी आउटपुट दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इसमें जितना मर्जी चाहे उतना लार्ज नंबर एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक लिमिट को लगाना इस इनपुट बॉक्स पे कि मैं इतना नंबर से ज़्यादा नहीं डाल सकता एंड इतने नंबर से कम नहीं डाल सकता यहाँ पर। तो उसके लिए मैं मैक्स एंड मिन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम लिख देता हूँ। तो जितना मेरे को मैक्सिमम नंबर इस इनपुट बॉक्स में एंटर करवाने यूज़र से, उतने मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को जैसे 10 से ज़्यादा 11 नहीं आना चाहिए इस इनपुट बॉक्स में, एंड जो मिनिमम काउंटिंग आनी चाहिए वो आनी चाहिए 0। अभी मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं 11 पास करूँगा और सबमिट करूँगा तो ये हमें दे देगा वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि वैल्यू जो हम इस इनपुट बॉक्स में डालें या तो वो 10 के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 9 पास करूँगा जो कि 10 से कम है और सबमिट करूँगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं 0 से कम वैल्यू पास करता हूँ, जैसे -1 पास करता हूँ और सबमिट करूँगा, तो ये कहेगा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 ही होनी चाहिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है वो है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ में बेसिकली हम क्या करते हैं, मैक्स लेंथ हम किसके साथ यूज़ करते हैं, पासवर्ड, सर्च, टेल, टेक्स्ट एंड यूआरएल के साथ। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ एंड मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट क्या करेगा कि हम इस इनपुट फील्ड में जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं वो देखेगा। अगर वो यहाँ पर जैसे मैंने 10 पास कर दिया, अगर वो 10 के इक्वल हो गया तो वो हमें टाइपिंग करने से रोक देगा। अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये देखिए इसने हमें 10 करेक्टर्स के बाद टाइपिंग करने से रोक दिया, मतलब अब हम इसमें टाइपिंग नहीं कर सकते। तो मैक्स लेंथ ये काम करता है। इसके अलावा एक और होता है एट्रीब्यूट मिन लेंथ। मिन लेंथ क्या करता है कि हम उतने नंबर ऑफ लेंथ के करेक्टर्स हमें एंटर करने ही पड़ेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में। जैसे मैं यहाँ पर 2 पास कर देता हूँ और अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर जैसे एक करेक्टर लेता हूँ और मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे को एक वार्निंग दिखा देगा कि आपने जो टेक्स्ट एंटर किया है उसमें एटलीस्ट 2 करेक्टर्स होने चाहिए। अब मैं जैसे यहाँ पर A और B लिख देता हूँ और फिर फॉर्म को सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैक्स लेंथ एंड मिन लेंथ एट्रीब्यूट किस तरह से वर्क करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, मिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है मल्टीपल। जो मल्टीपल होता है वो इनपुट टाइप फाइल के साथ यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पर दे दिया इनपुट टाइप फाइल। अभी मैं बिना मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ किए आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनपुट टाइप फाइल से हमारे पास जो चूज़ फाइल वाला ऑप्शन आता है वो क्या करता है। तो यहाँ पर अभी अगर मैं फ़ाइल को चूज़ करूँगा तो मैं किसी एक ही फ़ाइल को चूज़ कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल फाइल को चूज़ नहीं कर सकता। जैसे मैं अब इसे सिलेक्ट करूँगा, मैं जैसे अभी सिलेक्ट करूँ तो मैं मल्टीपल फाइल को चूज़ नहीं कर सकता।
तो अगर हमें मल्टीपल फाइल्स को चूज़ करना है तो हम यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल में मल्टीपल लगा देते हैं। और अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो अब हम जो फाइल चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर, अब मैं चाहूँ तो चूज़ कर सकता हूँ मल्टीपल फाइल को। और अब मैं जब इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास कहते हैं 12 फाइल्स एंड उनके नाम भी मुझे शो करा देगा एक टूल टिप में। तो अब लोग क्लियर हुआ होगा कि मल्टीपल किस तरह से काम करता है। नेम एट्रीब्यूट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नेम एट्रीब्यूट हमारे जो इनपुट फील्ड्स हैं उसकी वैल्यू को उठाने के लिए यूज़ होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है पैटर्न। अब हम पैटर्न एट्रीब्यूट को लेते हैं। पैटर्न हमें एक पैटर्न यूज़ किसके साथ होता है, सबसे पहले देखते हैं पासवर्ड के साथ, टेक्स्ट के साथ, टेल के साथ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यूज़र यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट करेक्टर्स ही एंटर करे, मतलब इसमें अभी यूज़र क्या कर सकता है, अभी नंबर करेक्टर्स को भी एंटर करके फॉर्म को सबमिट कर सकता है। अभी मैं इसमें कुछ पैटर्न एट्रीब्यूट की वजह से आ रहा है, मैं पैटर्न एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ। अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो अभी क्या है, यूज़र न्यूमेरिक करेक्टर्स को भी एंटर करके फॉर्म को सबमिट कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट में ही करेक्टर्स एंटर करे एंड सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स ही इस टेक्स्ट बॉक्स में अलाउड हो, मतलब नंबर्स अलाउड नहीं हो। तो मैं उसके लिए पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर पैटर्न दे देता हूँ और इस तरीके से मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ एंड उसमें मैं पास कर देता हूँ A to Z, मतलब यूज़र कैपिटल लेटर्स भी एंटर कर सकता है एंड A to Z, यानी कि वो स्मॉल लेटर्स भी एंटर कर सकता है। और कितने, 10। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो यहाँ पर अब अगर यूज़र 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एंटर करेगा और सबमिट करेगा तो वो क्या करेगा, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। और अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ। अब मैं सबमिट करूँगा तो अभी क्या कह देगा, ये प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ऐसा इसलिए कह रहा है बिकॉज मैंने जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो 10 करेक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 एंड फिर से लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। तो मतलब एटलीस्ट 10 करेक्टर्स होने चाहिए एंड न्यूमेरिक वर्ड्स अलाउड नहीं होंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ दिखाना कि हाँ यूज़र को पता चल जाए कि इसमें कैरेक्टर्स अलाउड है, नंबर्स अलाउड नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ। टाइटल एंड इसमें लिख देता हूँ ओनली अल्फ़ाबेट्स अलाउड, या फिर आप लिख सकते हैं ओनली करेक्टर्स आर अलाउड। अब हम क्या करते हैं, अभी हम सबमिट करेंगे जैसे ही तो सबमिट हो जाएगा। अभी हम 1 2 3 4 भर के देखते हैं, उसमें क्या कह दिया उसने, ओनली अल्फ़ाबेट्स अलाउड। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से पैटर्न एट्रीब्यूट काम करता है एंड किस तरीके से हम उसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी लगा सकते हैं एज अ वार्निंग। अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर क्या करता है, प्लेस होल्डर बेसिकली सबसे पहले टाइप टेक्स्ट एट्रीब्यूट के साथ यूज़ होता है, पासवर्ड, ईमेल, यूआरएल एंड सर्च, इन सारे टाइप्स के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम। अभी हम फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक तरीके का सजेशन आ जाएगा कि आप इसमें अपना, इस इनपुट फील्ड में अपना नाम लिख सकते हैं। तो और जैसे ही मैं यहाँ पर नाम अपना लिखने लग जाऊँगा तो वो हमारा जो सजेशन आ रहा होगा वो हमारे इनपुट बॉक्स में से हट जाएगा। तो प्लेस होल्डर ये काम करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है वो है रीड ओनली। रीड ओनली हमारा सारे के सारे जितने भी इनपुट टाइप्स हैं उन सब के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे पहले डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक वैल्यू डाल देता हूँ। और अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो अभी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ
लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू आ रही है वो प्रिंटेड ही रहे, उस वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर पाऊँ, वो मतलब रीड ओनली रहे। तो यहाँ पर मैं रीड ओनली एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, रीड ओनली। अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ और हम इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए क्लिक करने पे चेंज नहीं होगा। तो रीड ओनली एट्रीब्यूट हमारे टेक्स्ट इनपुट को रीड ओनली बना देता है, जिसमें हम डेटा के साथ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं जो कि है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड दे दिया और अभी मैंने इसमें कोई भी वैल्यू फिल नहीं करी है, एंड मैं एक और इनपुट टाइप ले लेता हूँ, टेक्स्ट, एंड उसमें भी मैं ब्रेक पास कर देता हूँ। फाइल को हम सेव करते हैं। तो हमने सबसे पहले वाले एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर लिख देता हूँ, प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, और इसमें भी मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो हम फाइल को सेव करते हैं। तो हमारे पहले टेक्स्ट बॉक्स में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, दूसरे में नहीं है। अभी मैं जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा तो हमारे पास एक वार्निंग आ जाएगी। ये वार्निंग उसी टेक्स्ट बॉक्स के लिए आएगी जिसमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा होगा। मतलब अगर हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी रख करके फॉर्म को सबमिट किया तो फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पास कर देता हूँ और अगर मैं सबमिट करूँगा तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा, चाहे मैं इस टेक्स्ट को भरूँ, मतलब चाहे मैं इस टेक्स्ट को फिल करूं या ना करूं। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ आपको पता चल गया होगा। और हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है स्टेप। स्टेप एट्रीब्यूट नंबर के साथ यूज होता है, और यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एंड स्टेप यूज़ करता हूँ। स्टेप में मैं देता हूँ 3। हम इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को भी डिलीट कर देते हैं। अभी हम फाइल को सेव कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसमें नंबर को इंक्रीज करूँगा तो ये 3 का स्टेप लेगा, 3, 3, 6, 9, 12, और अगर मैं कम करूँगा तो भी ये 3 के ही स्टेप से कम होगा। तो स्टेप एट्रीब्यूट का ये काम होता है कि वो हमारे नंबर इनपुट फील्ड में एक स्टेप प्रोवाइड कर सकता है कि जिसके बेसिस पे हम नंबर्स को उस पर्टिकुलर स्टेप पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है टाइप एट्रीब्यूट, जिसके बारे में हम अपनी पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं। तो हम सिलेक्ट एलिमेंट में जो एट्रीब्यूट यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स मेंशन है एट्रीब्यूट नेम में, ये सारे एट्रीब्यूट्स सिलेक्ट एलिमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये सारे एट्रीब्यूट सिलेक्ट एलिमेंट में क्या क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम फॉर्म एलिमेंट को लेते हैं एंड फॉर्म एलिमेंट में हम एक सिलेक्ट एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। मैंने आपको पिछली वाली ट्यूटोरियल सीरीज़ में बताया था कि हम किस तरह से सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर ऑप्शन एलिमेंट का यूज़ करके ड्रॉप डाउन के लिस्ट आइटम्स को क्रिएट करते थे। तो मैं यहाँ पर फिर से अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड ऑप्शन CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो अब मैं अगर फॉर्म को सेव करूँगा अपनी फाइल, अब मैं अगर अपनी फाइल को सेव करूँगा एंड अब हम ज़रा अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम अपना सबसे पहले एट्रीब्यूट देखते हैं ऑटो फोकस। अभी यहाँ पर ये जो हमारे पास लिस्ट आ रही है, पेज को अगर हम रिफ़्रेश करें तो हमारे पास जो ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है ये फोकस्ड नहीं आ रहा। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फोकस्ड हुआ। तो मैं चाहता हूँ ये पहले से ही, जैसे ही हमारा वेब ब्राउज़र लोड हो या हमारी वेबसाइट ओपन हो, तो ये जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है ये ऑटोमेटिकली फोकस्ड है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट
एलिमेंट में यहाँ पर ऑटो फोकस लगा दूंगा। अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ तो ये फोकस्ड आ रही है पहले से ही। अब हम अपना दूसरा एट्रीब्यूट देखते हैं, डिसेबल्ड। अगर मैंने यहाँ पर डिसेबल्ड एट्रीब्यूट पास कर दिया तो डिसेबल्ड एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमारे ड्रॉप डाउन को डिसेबल कर देगा। मतलब अब हम इसके साथ वर्क नहीं कर सकते, अब हम इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते, इसे कम्प्लीटली डिसेबल कर देगा। अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है वो है मल्टीपल। मैं यहाँ पर मल्टीपल ले लेता हूँ एंड यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और ज़्यादा पास कर देता हूँ। ऑप्शन JS, जावा स्क्रिप्ट एंड एक और ऑप्शन ले लेते हैं PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब हम फाइल को सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये ड्रॉप डाउन बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होकर के आ गई है। अब मैं इसमें कंट्रोल की को प्रेस करके कीबोर्ड से मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहले ऐसा मैं काम नहीं कर सकता था। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट हमें अपने ड्रॉप डाउन में मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है नेम। नेम इसमें उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से वो इनपुट बॉक्स में काम करता था। यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ और लैंग्वेज लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। हम फाइल को सेव करते हैं। अब अगर मैं इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, मैं एक सबमिट बटन और क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम फाइल को सेव करते हैं और अब मैं कंट्रोल की को प्रेस करके मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एंड जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास उन ऑप्शंस की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पर HTML आ रही है, यहाँ पर CSS आ रही है और जो हमारी ऑप्शंस में वैल्यू क्या थी, HTML एंड CSS। अब हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं, इस एट्रीब्यूट को जानने से पहले हम एक एट्रीब्यूट के बारे में और पढ़ते हैं जो कि ऑप्शन एलिमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जैसे CSS बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होकर के आए, तो इसके आगे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्टेड लगा देता हूँ। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होकर के आएगा ऑप्शन ड्रॉप डाउन में वो CSS आएगा, मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट्स आएगा। तो हम जिस भी ऑप्शन में सिलेक्टेड एट्रीब्यूट यूज़ कर देते हैं वो ऑप्शन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट होकर के आता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस सिलेक्ट को यहाँ से हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक ऑप्शन क्रिएट करता हूँ जिसमें हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करते बट सिलेक्टेड एट्रीब्यूट को यूज़ कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड लगाता हूँ। तो ये रिक्वायर्ड उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह से ये इनपुट में वर्क कर रहा था। तो यहाँ पर जब तक हम एक ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर देंगे हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ और जब हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो क्या करेगा, प्लीज़ सिलेक्ट एन आइटम इन द लिस्ट। अब अगर हम कोई भी आइटम को चूज़ कर लेंगे और तब सबमिट करेंगे तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है साइज़। मैं यहाँ पर साइज़ पास करता हूँ और मैं यहाँ पर 10 पास कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर 10 ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रॉप डाउन में एज अ आइटम। मैं फाइल को सेव करता हूँ तो हमारे पास 10 ऑप्शंस की यानी कि 10 लिस्ट आइटम्स की जगह आ गई है अपने ड्रॉप डाउन में। मैं यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस और लिख देता हूँ, ऑप्शन वैल्यू जेंगो और Node.js
अब हम फाइल को सेव करते हैं और हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 10 ऑप्शंस आ चुके हैं। मतलब जो साइज एट्रीब्यूट होता है वो हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस की जगह क्रिएट कर देता है। यहाँ पर ऑप्शन एक सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो वो वहाँ पर एक्यूरेट 10 ऑप्शंस के लिए, 10 लिस्ट आइटम्स के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पर सेव करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो आप लोगों को इस ट्यूटोरियल के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि इनपुट एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स किस तरीके से अलग अलग तरीके की फंक्शनैलिटी इनपुट एलिमेंट को प्रोवाइड करते हैं, एंड सिलेक्ट एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स किस तरह से अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।